सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 1 से 11 यहाँ पर देखेंगे। सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरे द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 तरीके के लेवल बताए थे जिसमें 6 भाग थे, और 3 तरीके के जो लेवल थे, वो पहला लेवल था वो था यहाँ पर आपका पूर्व पारंपरिक, दूसरा था पारंपरिक, तीसरा था आपका उत्तर पारंपरिक। पहला जो लेवल था उसकी एज थी 4 से लेकर के 10 साल, दूसरा था 10 से लेकर के 13 साल, और तीसरा था जो वो 13 से लेकर के एबव। ठीक है। इसमें दो चीजें थी, जैसे कि दंड और आज्ञा, दंड और आज्ञा, टिट फॉर टैट। ठीक है। जैसे को तैसा दो यहाँ पर भाग देखने को मिले। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल, और यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिला, सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। तीसरे में आप देखोगे तो दो चीज और देखने को मिली, जैसे यहाँ पर 2 पार्ट इसके हो गए, 2 पार्ट इसके हो गए। अब यहाँ पर देखो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर यूनिवर्सल मोरालिटी है। तो पांचवा है, छठवा है, और इसके भी 2 भाग। तो कुल मिला जुला करके 3 लेवल हैं और 6 भाग हैं, जिसमें हर एक लेवल में 2-2 भाग हैं। वो चीज मैं आपको बार बार बताऊंगा, और जब जब क्वेश्चन आएगा तब तब बताऊंगा। भले वीडियो में 1 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन बार बार करने से आपका बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। ठीक है। तो गुड बॉय गुड गर्ल किस में आता है? तो सिंपल सी बात है, पारंपरिक में आता है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे वही चीज करते हैं जो कि माँ बाप को दिखाया जाए। और इसको याद करने का एक तरीका देखो, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है। और गुड बॉय गुड गर्ल कब होगा? जब जब भी माँ बाप जो कहते हैं उसकी बात को मानना। तो इसका मतलब है कि माँ बाप के द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर को भी आप फॉलो कर रहे हो, और उसी चीज को लेकर के मेंशन करते हो। तो पारंपरिक में क्या होता है? परंपरा को माना जाता है। पारंपरिक में परंपरा को माना जाता है अच्छा बनने के लिए। आप हर एक लॉ एंड ऑर्डर को मानते हो और अच्छा बनते हो, सिंपल सी बात है। तो अच्छा दिखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गुड बॉय गुड गर्ल की स्थिति होती है, पारंपरिक में ही होती है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो। ठीक है। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, कोई भी चीज एकमात्र नहीं है। ठीक है। आपको लगता है कि आप एक टीचर से या मुझसे या किसी और से पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं। एकमात्र स्रोत है ही नहीं सक्सेस का। तो प्रगतिशील शिक्षा में अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक रास्ते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक टीचर को चुन लो आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। एक टीचर का मोटिवेशन आपका काम करेगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको इधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, क्या हमें कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। एक टीचर से आप पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, अच्छी बात है। कंटेंट नहीं समझ में आता तो क्या उसी की भक्ति करोगे? नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी जगह आपको विजिट करना पड़ेगा। जो चीज आपको नहीं समझ में आती वो कहीं और से पढ़ोगे। एक जगह पर कभी भी आप टिक जाओगे तो वो ठहरा पानी देखो खराब हो जाता है दोस्त। ठीक है। तो एकमात्र स्रोत सीखने के लिए कभी भी नहीं हो सकता है, बहुत सारे स्रोत है सीखने के लिए। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय नहीं होनी चाहिए, इस चीज को याद रखो। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं कि भाई तुम्हारा ये बेंच नंबर है, ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी बैठने की व्यवस्था बिल्कुल तय होगी, आप सोच के देखो कि ये क्लासरूम है, यहाँ पर लड़के बैठ रहे हैं। ठीक है। ये राम है, श्याम है, हरि है। ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी डी, जो भी मान लो ए बी सी डी, अब ये डेली एक ही पास आकर के बैठते हैं, डेली यही सिस्टम रहेगा। तो ये बच्चा इससे सीखेगा, ये बच्चा इससे सीखेगा, बस यही होगा ना। ये दोनों एक दूसरे के पास बैठेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। ये बच्चा जो है इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो फिर प्रगति कहाँ होगी? आपने ज्यादा चीजों को नहीं सीखा ना। प्रगतिशील कक्षा वो होती है जिसमें आप देखोगे कि आर वाला कभी यहाँ पर बी के साथ बैठ जाए। ठीक है। आर वाला कभी बी के साथ बैठता है, कभी ए के साथ बैठता है, तो यहाँ पर प्रगति तब होगी ना। ठीक है। आप समझ रहे हो ना। उन्हीं लोगों से आप जीवन भर मिलते रहोगे तो क्या आपकी कामयाबी होगी? आप कैसे कामयाब बनेंगे? आपको अलग अलग लोगों से हमेशा मिलना पड़ेगा, तभी तो वेराइटी ऑफ नॉलेज आप गेन करोगे। तो बात सिंपल सी है कि कोई भी चीज तय नहीं है। ठीक है। अगर तय कर लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। मानकीकृत स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। एक स्टैंडर्ड मतलब कि सिर्फ यही यही पूछी जाएंगी। मान के चलो कि सीटेट परीक्षा में आपको 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मान लो सीडीपी और ईवीएस। हर कोई यही पढ़ता है, पढ़ाना भी चाहता है, क्योंकि मैं अगर हिस्ट्री तैयार करूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है। मैथ पढ़ाऊंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एसएसटी तो मैं डिस्कस करूंगा ही, मैथ पढ़ाने पर कोई बच्चा नहीं देखता, सोचता है कि लास्ट में देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को डर लगता है। अब सिर्फ ईवीएस और सीडीपी आप पढ़ करके
बहुत बड़े विद्वान तो बन नहीं जाएंगे, आपकी प्रगति तो होगी नहीं, क्योंकि कल को कोई मैथ पूछ दे चार लोगों के बीच में तो आपको लगेगा देखो ये मास्टर बनते हैं अपने आप को, इनको तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रगति का मतलब ये नहीं है कि आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया कि इस चीज को पढ़ के आप प्रगति कर सकते हैं, आप प्रोसेस में आ सकते हैं लाइफ की, ऐसा नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें आप हर एक चीज सीख सकें। तो देखो सामाजिक होता है, बिल्कुल फैक्ट है, सीखने का स्वरूप समाज के अंदर जो जो चीजें होती हैं, जिसके समाज के अंदर जो भी चीज है उन सभी चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर मेरे हिसाब से वन है, देख लेते हैं, राइट आंसर वन ही है। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर एक बार आप लोग नजर जरूर मार लेना, आंसर नंबर वन जो है राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। देखिए मैंने क्या बोला पहले, लचीला, ठीक है, लचीला बहुस्तरीय, बहुत तरीके के स्तर, गतिविधि आधारित अधिगम, तो बिल्कुल फैक्ट है, राइट आंसर तो आंसर नंबर वन ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल गलत हो गया, केवल संज्ञानात्मक से नहीं, शारीरिक कहा गया, शारीरिक नहीं, सिर्फ बैठ करके पढ़ोगे चश्मा लगा लोगे तो इससे आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे भाई, अच्छा नौकरी ले लोगे तो इससे क्या हो गया, जीवन में कामयाब हो गया क्या? आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो इस चीज को लेकर के, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ पढ़ता ही है, सिर्फ पढ़ता है, खेलता कूदता नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है, और माँ बाप कहते हैं कि इन आवारे लड़कों के साथ, गली के लड़कों के साथ मत खेला करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। बच्चा अच्छी नौकरी ले लेता है, लाइफ सेट हो जाती है, क्या लाइफ सेट होती है? आपको घूमने नहीं आता, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाहर के लोगों से कैसे बात करना, आपको सिर्फ अपना काम आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समय के साथ आ जाती है चेंज, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में सिर्फ पैसा और सिर्फ कामयाबी पैसा से नहीं होती है, कामयाबी बहुत सारी चीजों से डिपेंड करती है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, ठीक है, ये तो गलत हो गया, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, बच्चों के स्मरण कौशल मतलब याद करने पर काम करने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रटंत विद्या को तो वैसे ही डिनाई करती है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, इस चीज के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो भाई बचपन में ये पैराग्राफ याद करके आना है, ये पोयम दो याद करके आना है, तो पोयम तो खैर याद किया जाता है लेकिन याद नहीं किया जाता है, एक्टिविटी के द्वारा सिखाई जाती है तो चीजें याद हो जाती है। पोयम लेकर के बैठ जाओगे याद करने, याद होगा? आप खुद बताओ, एक्टिविटी के थ्रू पोयम्स को याद किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन अब मिलेंगी बच्चों को, आने वाले बच्चे जो है इन सब चीजों का लाभ लेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यूज बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ पर भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर व्यक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? मैंने आपको 8 तरीके की इनकी बुद्धि बताई है, दोबारा से एक बार बता देता हूं कौन कौन सी बुद्धि है। एक होता है शाब्दिक, ठीक है, और एक होता है तार्किक, अंकीय भी कहते हैं इसको, अंकीय, ठीक है, इसको अंकीय भी कहते हैं। दो हो गए ये, पहला और दूसरा। फिर देखिए 8 तरीके के होते हैं, मैं सब 8 को बता देता हूँ। फिर तीसरा कौन सा है यहाँ पर, नाचना, मतलब कि गतिज, नाचने में गति लगती है भाई। और तीसरा चौथा हो गया यहाँ पर संगीतमय, ठीक है। पांचवा हो गया आपका अंतर व्यक्तिक, और छठवा हो गया अंतः व्यक्तिक। अंतर मतलब कि दूसरों के अंदर झांकना, दूसरे को देखना, जैसे नेता लोग होते हैं, आपको पता है कि आपसे आपके बारे में पता लगा लेंगे कि भाई इसको नौकरी चाहिए, कि चिकन चाहिए, कि पैसा चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ रैली में घूम के युवा नेता बनना चाहता है। ये सारी चीजें वो लोग देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि तुमको कैसे घुमाना है। अंतः में आप खुद को देख लेते हैं कि मुझे क्या करना है भाई लाइफ में, सिर्फ यही चीज करनी है कि कुछ और करना है, ठीक है। सातवां जो होता है वो होता है प्राकृतिक, और आठवां जो होता है स्थानिक। मतलब ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। शब्दों से तर्क किया जाता है, नाचना और गाना मतलब गतिज और संगीतमय, ठीक है, नाचने का गतिज और संगीतमय मतलब गाना। अंतर और अंतः ये तो दो चीज हो ही गई है। प्रकृति का स्थान ऊपर है, आप जानते हो प्रकृति आपसे ऊपर है, तो प्रकृति का स्थान आपसे ऊपर है। तो इस तरीके से 8 चीजें आपने देख ली। अब सवाल पूछा है अंतर व्यक्तिक के बारे में, तो अंतर व्यक्तिक क्या, मौखिक और लिखित, ये तो शाब्दिक में आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। ध्वनि और ताल ये तो आपका संगीतमय में आ जाएगा, ठीक है। दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, यही तो है, खुद को समझना अंतः, और दूसरों के समझना अंतर, यही तो अंतर है आप में और दूसरों में, तो यही तो है अंतर। आप में और दूसरे में अंतर मतलब कि दूसरों की इच्छाओं को समझने की बात,
अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। वाइगोत्स्की ने किस चीज के बारे में बात करी थी, भाषा के बारे में, तो कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, भाषा जो है वो किस चीज को लेकर के है, संज्ञान को विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। अगर आपने भाषा सीख ली तो आपका विकास हो जाएगा, अगर आपने भाषा नहीं सीखी तो आपका विकास नहीं होगा। और भाषा कहाँ से आती है, समाज से आती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, भाषा जो कहाँ से आती है, अंतःक्रिया के द्वारा आती है। मतलब कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग हैं। अब उन लोगों से बातचीत जब बच्चा करेगा तो इनके अंदर भाषा डेवलप हो जाएगी, तो बात सिंपल सी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, क्या कहा था कि भाषा पहले आती है और संज्ञान मतलब कि ज्ञान बाद में होता है। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, देख लेना आप लोग। ठीक है, और पियाजे ने क्या कहा था कि संज्ञान पहले आता है। ये देखिए वाइगोत्स्की हैं, ये पियाजे हैं। पियाजे ने क्या कहा था, संज्ञान पहले आता है। इन्होंने कहा था बेटा जब दिमाग बढ़ेगा तभी तो भाषा सीख पाओगे, ऐसे कैसे भाषा सीख लोगे जब दिमाग ही नहीं होगा। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आएगा तब दिमाग आएगा, पियाजे कहते हैं पहले ज्ञान आएगा तब भाषा आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। वाइगोत्स्की संबंधित किससे हैं, भाषा से, तो इनके में पहले भाषा आ जाएगा फिर संज्ञान आएगा। अब बाकी जो भाषा वाइगोत्स्की में पहले आ गया है तो पियाजे में पहले नहीं आएगा, भाषा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, संज्ञान आएगा। सिंपल, क्लियर, ओके। वाइगोत्स्की एक चीज और कहते हैं जेडपीडी के बारे में। जेडपीडी क्या है, दो अवस्थाएं होती है जेडपीडी में। एक होती है जो ये टीचर की सहायता से हो जाए, तो सहायता अगर कोई देता है किसी को, थोड़ा सा भी नॉलेज है और किसी को सहायता दे तो उसको पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि आपका छोटा भाई भी आपको अगर कोई चीज नहीं आती है और उसने आपको सिखा दी तो वो आपको पाड़ देने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप एक गेम खेल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, सीओसी गेम खेल रहे हो, क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेल रहे हो, मान लो आप थोड़ा सा समझ लेते हो, एक दो लेवल खेल लेते हो आप, उसके बाद नहीं खेल पाते, उसके बाद आपका छोटा भाई दिन भर तो वही खेलता है। तो सीओसी या फिर पता नहीं कितने तरीके के गेम आते हैं, वो आपको सिखाता है कि देखो ये अपग्रेड वर्जन है, ये ऐसे है वैसे है, सारे टेक्निक इक्विपमेंट्स के बारे में बात करता है और वो चीजें आपको बता देता है। तो आपको जो नॉलेज था, खुद का नॉलेज जितना आप खुद खुद कर सकते थे और जितना आप अपने भाई की सहायता से कर रहे हो, उसके बीच के जो एरिया है उसको जेडपीडी, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर, तो आंसर फर्स्ट है। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं, जेडपीडी वो होता है जो चीज आप जानते हो, जो आप खुद जानते हो और जो दूसरों की सहायता से करने में योग्य हो, उसके बीच का एरिया जो है जेडपीडी। और मैं बार बार जब जब आएगा तब तब मैं बताऊंगा, मेरा काम है बताने का दोस्त, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करवा करके नहीं हटने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे व्यूज के लालच नहीं है। अगर जो बच्चा वाकई में सीरियस से सीखना चाहता है तो उसके लिए मैं कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ। बाकी इच्छा है उन लोगों की जो भाई बहुत जल्दी हैं, हाइपरटेंशन वाले शिकार हैं, ठीक है, एचडीएम क्या बोलते हैं उसको, एडीएचडी करके बोला जाता है उसको, ठीक है, एडीएचडी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा आपका प्रेशर नहीं, आप कोई भी चीज देखोगे ना 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड उसमें जज कर लोगे देखना है कि नहीं देखना है, आप कहीं ठहर के नहीं देखते हो, तो वो दिक्कत वाली बात है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बच्चों के सीखने के आकलन के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अंतःक्रिया मेरा तो फेवरेट है भाई, ये इसके द्वारा सबसे ज्यादा इंसान सीखता है, ठीक है। किसी को जानना हो तो उससे बात करो, किसी दूसरे से पूछोगे तो कुछ नहीं होगा। जिसके बारे में जानना उसी से बात करनी पड़ेगी, जिस चीज को जानना है उस चीज के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परियोजना मतलब कि प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी चीज के बारे में प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके बारे में जानोगे कब, जब उससे के साथ इंटरेक्शन करोगे। पोर्टफोलियो क्या किया क्या नहीं किया, क्या बाकी है, उन सभी चीजों के बारे में आत्माकलन, इन सभी चीजों को करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार वाकई में हमने किया क्या, ठीक है। तो जब बच्चा जब ये सेल्फ असेसमेंट करेगा तब तो समझेगा ना कि हमें कमी कहाँ रह गई, हमें क्या करना चाहिए, इंटरेक्शन में कमी रह गई, प्रोजेक्ट में कमी रह गई और पोर्टफोलियो बनाने में कमी रह गई, क्या कमी रह गई। तो मेरे हिसाब से तो चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। अब चलिए यहाँ पर ऑप्शन तो सारे दे रखे हैं, 2 4 2 3 4 1 2 3 4। चलिए आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर मैं एक शिक्षक हूं और मुझे अगर आकलन करना है आप लोगों का, तो आप लोगों से इंटरेक्शन पहले क्लास के अंदर होगी, फिर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिस पर आप काम करेंगे, पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा और उस पोर्टफोलियो में आप लोगों के सभी जो है रिकॉर्ड्स वहां पर मेंटेन होंगे।
आत्म आकलन आप खुद को करोगे, हम आपसे खुद पूछेंगे कि आप बताओ आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बहुत मजा आता है जब आप पढ़ाते हो ना बच्चों को, बहुत मजा आएगा। और देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप सोचोगे कि पावर हो जाए, पुलिस में चले जाए, यहाँ चले जाए, आईएएस बन जाए, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है देखा देखी आईएएस बनने का, बनते कोई नहीं है। बट सब कोचिंग लेकर के कह रहे हैं कि भाई जीवन बदल जाता है, नॉलेज हो जाता है। कुछ नॉलेज काम नहीं आएगा, किताबी नॉलेज को भी काम नहीं आता। ठीक है, आप किताब में से कितना भी एथिक्स पढ़ लो, वो कभी काम नहीं आएगा जब रियल लाइफ में आप माँ बाप की सेवा ही नहीं कर सकते। बात सिंपल सी है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि आप टीचर जो है, जितनी बेहतरीन जॉब टीचर की है उतनी बेहतरीन जॉब कोई दुनिया में जॉब नहीं है। इज्जत मिले ना मिले, आपके जो बच्चे हैं ना वो आपकी बहुत बहुत इज्जत करेंगे। माँ बाप करे चाहे ना करे, रिश्तेदार करे ना करे चाहे ना करे, बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। और करे भी नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पढ़ाने से उनकी जीवन बन जाती है, उनका जीवन संवर जाता है, आपने बहुत बढ़िया काम किया। इस चीज को याद रखना। आंसर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग समाज में ऐसा सोचते हैं कि हम टीचर हैं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, नौकरी मिलने के बाद ऐसा सोचते हैं, अभी नहीं, अभी सोचते हैं बन जाए। मिलने के बाद जब दूसरों को देखते हैं तब दिमाग में आता है कि यार ये क्या क्या बन गए, इससे अच्छा तो ये बन जाते, इसमें पावर है। अरे यार ऐसा मत सोचो, टीचर से बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन टीचर सबको बनाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? अधिगम अक्षमता का मतलब ये समझ लेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। आपके अंदर या तो क्षमता होगी या तो अक्षमता होगी। ठीक है, तो अक्षमता क्या होती है? क्षमता मतलब किसी करने को योग्य, आप किसी चीज को कर सकते हो। बोलते हैं आजा देख लेते हैं तेरे अंदर कितनी क्षमता है लड़ाई करके। अरे वो नहीं लड़ेगा, वो अच्छा, उसके अंदर क्षमता नहीं है, मतलब कि उसको अक्षमता बोल देते हैं। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता की बात क्या करते हैं कि सीखने के अंदर जो है अक्षमता, तो डिसकैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेशन से रिलेटेड उसके अंदर अक्षमता है। आपके अंदर भी है डिसकैलकुलिया, आपके अंदर भी है। अब इसको हम लोग बोल दें, ठीक है, 2 3 7 5 9, इसको गुणा करो, आप लोग सर पकड़ लोगे यार इसमें बहुत मेहनत लगेगा। कर तो लोगे लेकिन मेहनत लगेगा, और बहुत सारे लोग ऐसा होंगे कि गलती कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बात सिंपल है कि अक्षमता हर व्यक्ति के अंदर ऑलमोस्ट पाई जाती है, कम ज्यादा फॉर्म में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। डिस्ग्राफिया लिखने में, अब देखो मेरा हैंडराइटिंग देख के आपको लगेगा कि मैं डिस्ग्राफिया अक्षमता से पीड़ित नहीं हूं। बिल्कुल हूं भाई, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी सुंदर नहीं है तो मैं अधिगम अक्षमता से पीड़ित हूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिसलेक्सिया, अगर कोई बोलने में थोड़ा सा शर्माता है, हिचकिचाता है, वो खुल के नहीं बोल पाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन की कमी की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार की अगर हम बात करें, जब पठन में दिक्कत आए, क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चों को पठन करवाया जाता है, पढ़वाया जाता है, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो। क्यों पढ़वाया जाता है? ताकि बच्चों के अंदर आने वाले टाइम में ना पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं आपको समझा कैसे सकता हूं? नहीं समझा सकता। तो क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या? हाँ बताओ, चलो बता ही देता हूं यार, कमेंट बॉक्स में तो आप लोग कुछ नहीं बताते हो। डिस्प्रेक्सिया होता है कोऑर्डिनेशन की कमी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी आंख और आपके हाथ का तालमेल नहीं बैठ पाता है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है जो आप समझ में नहीं बिठा पाते हो दोनों चीज में, उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो अक्षमता जो लिखने के लिए है तो वो तो डिस्ग्राफिया है, इस चीज को याद रखेंगे। आंसर नंबर तो 2 है, लेकिन अब इस चीज को समझिए, डिस्प्रेक्सिया वो होता है आप समझ में नहीं बना पाते हैं दो चीजों के अंदर। ठीक है, उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रूमी जो है 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है। 18 महीने बोलेगी मम्मी पानी, 2 शब्द बोल दिया इसने। कितने महीने की? 1.5 साल की, 18 महीने की। जबकि पूजा जो थी ये रूमी है। ठीक है, रूमी, ये तो रमी बन गया, रूमी। ठीक है, और ये है पूजा जो कि 24 महीने में, ये 18 महीने में 2 शब्द बोलना सीख गई, और ये 24 महीने में 2 शब्द बोलना सीख गई कि मम्मी पानी। ठीक है, तभी तो मम्मी पानी देंगी ना मांगने पर। तो क्या पूजा का जो विकास है वो निलंबित है, मतलब कि सस्पेंड है, मतलब कि बेकार है, वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो रही है? तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर जो है ना प्रोसेस होता है। ठीक है,
जैसे हर एक लैपटॉप के अंदर प्रोसेस है कि कितने देर में खुलेगा, हर मोबाइल के अंदर, हर टीवी के अंदर, हर फ्रिज के अंदर कितने देर में कूलिंग करेगा। है तो फ्रिज ही, हर एक फ्रिज की, हर एक टीवी की, कूलर की, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की, वैसे ही हर एक इंसान की भी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है और हर एक इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो कोई 18 महीने में बोलेगा, हो सकता है कि कोई बच्चा 12 महीने में मम्मी और पानी बोल दे, तो क्या रमी का भी डेवलपमेंट निलंबित है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अगर 10 महीने में बोलना सीख जाता है तो बाकी जो बच्चे हैं क्या वो उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है? ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और होता है वो अपने समय के हिसाब से। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 30 महीने के हो जाते हैं, वो अच्छे से नहीं बोल पाते। तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं है। अगर वो सुन सकता है तो वो बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो नहीं सुन सकता है तो वो नहीं बोल सकता, क्योंकि जब सुनेगा नहीं तो भाषा उसके अंदर दिमाग में जाएगी नहीं, जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि चॉम्स्की बताते हैं। जब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ग्रैब करता है शब्दों को तो कन्वर्ट करता है बोलने के लिए। लेकिन जब बच्चा नहीं सुनेगा तो नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज याद रखना, जब बच्चा सुन सकता है तो 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, कितने भी महीने हो जाए, बच्चा जो है बोलना सीखेगा और सीखेगा, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए, तो ये आंसर तो वैसे ही, और ये अभिकथन तो गलत हो गया। तो देखो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये सही है, ये सही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये दोनों सही है, सही है, सही है, और ए तो गलत हो गया ना। तो ए तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर नंबर 4 में गलत है। तो इसका ट्रिक यही है कि आप पूरे सीटेड के पेपर्स को देख लेना, ऑप्शन इसी तरीके से अरेंज होता है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो अब यहां पर देखोगे, पहला अगर जब गलत हो जाएगा तो ये आंसर नंबर 4 ही जाएगा 100%। बाकी विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते भाई। दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता सटीक भविष्यवाणी। लगभग पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लगभग मतलब ये होता है ना मोटा मोटी, कि हाँ ये अच्छा बन सकता है इंसान, मतलब काबिल बन जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 100% श्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, उसकी जो एज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे तो पहले पूर्व बाल्यावस्था होती है जो 2 से 6 होती है। फिर मध्य बाल्यावस्था होती है जो कि 6 से लेकर के 9-10 साल तक होती है। और उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से लेकर के 12 या 10 से लेकर के 12 होती है। सवाल ये होता है क्या मध्य बाल्यावस्था जन्म से होता है? जन्म से तो नहीं होता, जन्म से तो शैशवावस्था होता है। तो ये तो गलत हो गया भाई। 6 से 11 है और 11 से अधिक है, तो ये तो 11 से अधिक इसलिए गलत हो गया क्योंकि 11 से अधिक तो उत्तर बाल्यावस्था होता है। लेकिन 6 से 11 क्या ये उचित है? तो भाई ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है। ठीक है, अगर कुछ ना मिले और जो चीज आपका घर द्वार चलाने के लिए मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। तो वही अगर 4 ऑप्शन में से 3 चीजें गलत है तो एक जो मोटा मोटी सही लग रहा है, क्योंकि 6 से लेकर के 9 से 10 साल तक ही होता है, 11 दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको ही ले चलो। 6 साल से स्टार्ट तो हुआ है, किसी बच्चे में 11 साल तक बाल्यावस्था हो सकती है भाई। आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर। देख लो आप लोग, आंसर नंबर सी राइट आंसर। चलिए एक और अच्छा प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। अरे बाप, ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल की बच्ची प्रभावों की परिकल्पना कहाँ कर पाएगी भाई? ठीक है, जैसे मोबाइल चलाते हैं आजकल के बच्चे, 5 साल के हैं, खूब मोबाइल देखते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, और मोबाइल छीन लो तो रोने लगते हैं। तो उनको बोला जाता है आंख खराब हो जाएगा बेटे, क्यों देख रहे हो इतना? तो बोलेंगे नहीं, मुझे देखना है, क्योंकि वो प्रभावों की कल्पना कर ही नहीं सकते ना। उनको नहीं पता है कि आंख पर भी असर पड़ता है जब हम चीजों को देखते हैं, रिफ्लेक्शन निकलता है, तो वो कल्पना नहीं कर सकते उनकी आंखों के साथ क्या होने वाला है। इसलिए 5 साल की बच्ची जो है इन सभी चीजों को लेकर के नहीं सोच सकता। वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग, वो कभी जटिल प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कभी योजना बना ही नहीं सकते। ये तो माँ बाप की योजनाओं के सहारे चलते हैं, तो ये कैसे खुद का योजना बनाएंगे? अमूर्त तर्कीकरण, अमूर्त तो कभी काम कर ही नहीं सकते। ही अमूर्त काम करने के लिए तो भाई आपका जो एज होना चाहिए वो 11 साल प्लस होना चाहिए पियाजे के हिसाब से, कि अगर 11 साल प्लस हो तो अमूर्त कर पाओगे। आप तो हो 5 साल के, तो आप तो कर ही नहीं सकते। अब फिर मैंने आपको बोला कि जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक तो बचेगा, तो वही राइट आंसर होगा ना। अब यहां पर दिमाग मत लगाना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कौन से लक्ष्य की तरफ व्यवहार करते हैं भाई, ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये करते हैं भाई। ठीक है, 2 से लेकर के 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं, पियाजे के हिसाब से लक्ष्य की तरफ निर्देशित व्यवहार करते हैं, लक्ष्य की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज दिखाई देता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहुंचे, ये क्या है, पापा ने कुछ नया लाया तो देखा, पापा ये क्या है, उनको इस चीज के बारे में जानना है।
ठीक है, तो साफ सीधी बात है, जैसे कि कोई दीपक जल रहा है तो छूने जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मम्मी चिमटे से रोटी निकाल रही हैं तो चिमटे को लेकर के वो भी रोटी निकालने की कोशिश करेंगे। ये सारा खेल प्रोसेस है भाई, इसको फील करोगे तो जीवन में और ज्यादा ऊंचाइयों को जाओगे, और आने वाली जनरेशन आपकी भी समझ में आएगी आपको कि किस तरीके से आपको ग्रो करना है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 7। और 2 से 7 में आप देखोगे तो ये 5 साल भी आ जाता है इसमें। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 से 7 के बीच में 5 आता है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक खेल की शुरुआत हो जाती है, सिंबल के द्वारा बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। आंसर नंबर जो होगा 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मन करे तो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो फ्री में कंटेंट पढ़ना, पीडीएफ लेना, तो यहाँ पर जा करके 8 और स्टडी चैनल पर वेबसाइट पर जाकर के आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। चलिए, मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।